हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कपिल शांडिले ईवीएस की नई क्लास में, और इस क्लास में हम स्टडी करेंगे फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, फिजिकल रीजन्स है डिफरेंट, उनका इंट्रोडक्शन ही लेंगे, क्योंकि डिफरेंट रीजन को इनको पढ़ना जो है एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उससे हम देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा माइंड मेकअप हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है इसको ओपन करेंगे। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजिकल रीजन्स। इंडिया, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिण पठार और राजस्थान का मैदान। तो ये थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा सा छोटा डिवीजन हो गया। ये गंगा का मैदान स्पेशली और राजस्थान का मैदान, तो दोनों मैदान ही हो गए, तो एक चीज़ को दो बार रिपीट नहीं करना। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश और हिमालय प्रदेश। तो पर्वतीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश सेम सेम है, तो रिपीट क्यों करें। उसके बाद दक्षिणी पठार प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश। ये कुछ कुछ रेलेवेंट लग रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो रिपीटेशन दिखा रहे हैं, इसको तो हम हटा ही देंगे ऑप्शंस को। अब साउथ प्लेटू रीजन देखें, सी कोस्ट आइलैंड, और इसमें कंपेयर करेंगे तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज हिमालय रीजन हो गया। लार्जर प्लेन्स, ठीक है, इसमें प्लेन्स का नहीं था, तो प्लेन्स भी हमारा एक डिवीजन है, तो हमारा सही आंसर हो गया ये। तो हमारा जो इंडिया है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन्स, लार्जर प्लेन्स, साउदर्न पेनिनसुलर टेरिटरी, सी साइड। ठीक है, सी साइड में हम जो कोस्टल प्लेन्स होंगे, इसके अलावा आइलैंड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो आप सभी को ये लगभग आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया का फिजिकल डिवीजन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, और इस क्लास के अंदर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा एक जो सारे डिवीजन्स हैं, और दूसरा कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कोस्टल एरियाज जो है, कोस्ट है जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। जल्दी से आगे मूव करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इंडिया जो है उसको 6 डिवीजन जो है फिजिकल यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला जो डिवीजन है, दिस डिवीजन इज द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम हिमालयन माउंटेन्स और उसकी जो 3 लेयर्स हैं उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए 2 डिविजन्स किए हुए हैं। अगर इनको देखें, नॉर्दर्न प्लेन्स को और कोस्टल प्लेन्स को देखें, तो ये दोनों मिलके 43% ऑफ द लैंड एरिया कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स, लेकिन दोनों को जोड़ के देखें तो दीज टू कंस्टिट्यूट अराउंड 43% ऑफ द लैंड ऑफ द इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा एरिया जो है ऑक्युपाई करता है, कौन सा फिजिकल फीचर जो है एरिया ऑक्युपाई करता है, तो वो नॉर्दर्न प्लेन्स ही प्लेन्स का एरिया ऑक्युपाई करता है 43%। उसके बाद जो है थोड़ा सा और एक क्वेश्चन हम इस यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि सेकंड पे कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई करता है, कौन सी फीचर है वो ऑक्युपाई करता है। एंड द सेकंड वन इज द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स, और ये अराउंड 29.3% जो है एरिया ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया जो है ऑक्युपाई करता है। उसके बाद ये देखिए जो डेजर्ट है ना, इसको भी हम जो है प्लेन्स में ही काउंट कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे, इसमें ही काउंट कर लेते हैं। भले ही यहाँ के फिजिकल फीचर जो है थोड़ा सा रेतीला मैदान है, मरुस्थल है, कुछ भी है, लेकिन ये प्लेन्स के रूप में ही काउंट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये इतना सारा जो है इसके अंदर हम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। अब बात रह गए कौन से, आइलैंड्स। एंड देखिए आइलैंड्स है, मोस्टली आइलैंड्स जैसे अंडमान निकोबार है जो मैक्सिमम एरिया कंस्टिट्यूट करता है, वो ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स का ही पार्ट है। तो इसलिए हम 3 ही डिवीजन देखते हैं। एक तो प्लेन्स को देखते हैं, तो प्लेन्स 43% करता है। उसके बाद माउंटेन्स जिसमें ग्रेटर हिमालय और ये जो आइलैंड्स है, खासतौर से अंडमान जो है, इसी का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। और तीसरा हमारा लास्ट बच गया जो है वो है पेनिनसुलर प्लेटू, और ये थर्ड जो है परसेंटेज पे काउंट होता है। 27.7% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द इंडिया इज कवर्ड विद दिस पेनिनसुलर प्लेटू, जो कि दक्कन का पठार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ हमको यहाँ समझने की है कि पूरे इंडिया के इन फीचर्स के अंदर सबसे स्टेबल अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे स्टेबल एरिया है, वही सब एरिया है, वही सब एरिया है, वही सब एरिया है, वही सब एरिया है, वही सबसे स्टेबल है, बाकी जगह पे भूकंप वगैरह आते रहते हैं।
ठीक है, लैंड ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये बाकी सब जगह पे ये चीज़ें फीचर्स दिखते हैं। जैसे डेजर्ट में देखें तो जो कच्छ के रन में भुज में आया था भूकंप, ठीक है, ये सारा जो ये प्लेन एरिया है ना, ये सारा प्रोन एरिया है भूकंप का। वो क्यों है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। आपको लगता होगा कि मैं इतना डीप बताता हूँ, लेकिन मेरा जो पर्पज है वो आपको ज्योग्राफी को बिल्कुल इस तरीके से समझना है कि आप फिर बाद में जब उसको कहीं पे भी पढ़े तो आप समझ जाएं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसको रटे एक फैक्ट की तरह नहीं, आप ज्योग्राफी से अटैच करके बिल्कुल उसको समझे कि बिल्कुल सिंपल चीज़ के रूप में ज्योग्राफी है क्या। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में बताता हूँ और यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। तो ये हमने फीचर्स देख लिए। माउंटेन्स के अंदर ये हो गया और हम इसको भी कुछ कुछ स्टडी करेंगे। अब प्लेन्स के अंदर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और एक ये रह गया। तो माउंटेन्स होगी 43%। मैं कई बार रिपीट कराऊंगा, फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद जो है नहीं सॉरी प्लेन हो गया 43%, माउंटेन्स होगी 29.3% और उसके बाद रह गया पेनिनसुलर एरिया 27.7%। तो ये हमारा फिजिकल डिवीजन का, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सबसे ज़्यादा ये, दूसरे पे ये और लास्ट में ये दूसरा भी पूछ लेता है। इसलिए तीनों ही फैक्ट हमने याद कर लिए। अब एक बार हम देखते हैं कि ये फीचर्स बने कैसे हैं। देखिए इंडिया के ये जो फीचर्स हैं, ये देखिए, ये डेजर्ट एरिया है ना, ये डेजर्ट एरिया भी लगभग जो है वो प्लेन्स का एरिया है। और ये नॉर्दर्न प्लेन, देखिए ये जो ग्रीन जो दिख रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन है। यहाँ पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं, कुछ उसने इसको फॉर्मेशन किया है। ठीक है, कलर बदल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से देख पाएँ। तो ये देखिए यहाँ से सिंधु नदी थी, नहीं चेंज हुआ, कलर रेड ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक रहेगा। हाँ, यहाँ से सिंधु नदी है, ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि यहाँ से बहती है। तो इसका कुछ पार्ट जो है इन्होंने फॉर्मेशन किया है। इसके अलावा फिर एक गंगा नदी है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं यमुना, चंबल, सेन, केन, बेतवा, और उसके बाद गंडक और ये सदानीरा, कोशी, रामगंगा वगैरह, ये इतनी सारी नदियाँ हैं और ये सोन नदी है। तो इसने ये एरिया को कंस्टिट्यूट किया है। इसके अलावा यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया है, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं उसने एरिया को। तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इसने इसको कंस्टिट्यूट किया है। और कुछ प्लेन देखिए ये कोस्टल प्लेन्स है, ये यहाँ पर समुद्र के तट पर है। तो यहाँ की जो पेनिनसुलर रिवर्स है, जिसमें खासतौर से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ठीक है, और नर्मदा, तापी है, ये सारी नदियों ने जो है यहाँ पर तट पे आकर जो है कुछ कुछ मिट्टियाँ जो हैं, जिसको एलुवियल सोल कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसको डिपोजिट किया है, जिससे ये बना है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 43%। ठीक है, उसके बाद अगर माउंटेन से रेंज देखें तो ये सारा माउंटेन का एरिया है। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन का एरिया है। ठीक है, ये इसको हम डिस्कस करेंगे, माउंटेन्स का स्पेशल चैप्टर है, उसको स्पेशल वीडियो बना के आपको समझाएंगे। ठीक है, और अब हो गया ये डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू जो है ये पेनिनसुलर इंडिया है और उसमें एक डेक्कन प्लेटू है। ये डेक्कन प्लेटू जो है ये फिशर टाइप लावा से बना है। फिशर टाइप जो बहुत ज़्यादा लिक्विड लावा होता है और जो ज़मीन से निकलता है तो वो फिर वो ऊपर चट्टान ना बना के, जैसे अगर सॉलिड लावा होगा थोड़ा सा वो जल्दी से ही ऐसे डिपोजिट होकर ठंडा हो जाएगा और माउंटेन्स बनाएगा। लेकिन फिशर टाइप का जो लावा होता है वो बहुत लिक्विड होता है और दूर तक फैलता है। ठीक है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इस तरीके से जो है काफ़ी दूर तक फैलता है। तो ये पठार बन जाता है, प्लेचू बन जाता है। और इसी तरीके से ये सारा एरिया जो है डेक्कन प्लेचू इस तरीके से बना हुआ है। साइड के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि यहाँ पर लावा जो है डिपोजिट हुआ और वो ऊंचाई तक जो है इस तरीके से उसने फैल के एक साइड के एरिया से थोड़ा ऊंचा हो गया है। ये प्लेचू होता है जो अपने साइड के एरिया से ऊंचा होता है और इसकी कोई जो है ना पीक नहीं होती, चोटी नहीं होती। माउंटेन में और प्लेचू में यही फर्क होता है कि माउंटेन की एक पीक होती है और प्लेचू जो है होता तो ऊंचाई पर ही है साइड के एरिया से माउंटेन के साथ जैसे ही, लेकिन यहाँ इसकी पीक नहीं होती। यही इसकी डेफिनेशन है कि प्लेचू इज द हाई is the place which is higher than the its adjacent area but it has no peak but mountain has peak। तो यही इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं, ये हमारे मोटे मोटे से हमने देख लिया, माउंटेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये प्लेचो हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं, नहीं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है? ये हमने देख लिया है कि सबसे प्राचीनतम भाग जो है वो प्लेचू का ही है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है,
ये वाला आंसर हमारा सही है, क्योंकि हमने देखा है अभी। अब इसको मैं बताऊंगा अभी ये कैसे सबसे प्राचीन है। बाकी नए हैं, माउंटेन्स भी नए हैं बिल्कुल। विश्व के सबसे नए बने सबसे कम एज के माउंटेन जो है हिमालयन है। सबसे ऊंचे भी हिमालयन रेंज है। इसी के अंदर हिमालयन रेंज की एक पीक है, द नेम इज माउंट एवरेस्ट, दिस दैट इज सिचुएटेड इन नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो दिस पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। समवेयर इट इज रिटन एज 8848 एंड समवेयर इट इज रिटन एज 8850 मीटर। ठीक है, तो अगर दोनों ऑप्शन हो तो ये सही होगा, और एक ही ऑप्शन हो तो ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज की जो है माउंटेन्स की जो है हाइट अभी भी बढ़ रही है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आंसर ये होगा, और वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड्स के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड्स जो है वो देखिए, ये देखिए इंडियन प्लेट जो है वो पहले जो है साउथ में थी। ठीक है, अफ्रीका जो अफ्रीकन प्लेट है ये भी, और ये भी अटैच में थी। और जो हाईएस्ट मूविंग प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट ही है। 16 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से जो है ये बढ़ रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखिए 71 मिलियन ईयर्स एगो जो है प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो है लैंड मास है वो यहाँ पर था। 55 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो यहाँ पर पहुँचा, और 38 बिलियन ईयर्स एगो ये जो है यहाँ पे पहुँचा, और 10 मिलियन ईयर्स एगो जो है इंडियन प्लेट जो है वो यहाँ पे पहुँच गई। और जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच में जो सोयल वगैरह थी और समुद्र का जो एरिया था वो ऊपर जो है हिमालय के रूप में उभरने लगा। तो ये हिमालयन रेंज बनी। ठीक है, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा ये दूसरा पुश दिया तो दूसरी हिमालयन रेंज बनी, और इस तरीके से 3 हिमालयन रेंज जो है वो बनी है। तो ये हमारा माउंटेन जो है बना। तो माउंटेन तो लेट बना, ये तो पहले से ही पार्ट है। ये वाला पार्ट तो पहले से ही है, जो हम देख रहे हैं जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है ये तो बिल्कुल पहले से ही है। उसके बाद अगर हम देखें, अब देखिए ये है यूरेशियन प्लेट, और इधर से आ रही है इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जब ये इसका कुछ पार्ट समुद्र के अंदर होता है प्लेट का, तो ये इसके अंदर मूव करती जा रही है। अब इधर देखिए ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। तो इन पे बहुत सारी नदियां हैं जिनका पानी इस गड्ढे में गिरता रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, और डिपोजिशन होने की वजह से जो है प्लेन बने। हजारों लाखों साल बाद जो है ये डिपोजिशन होता रहा। तो ये जो यहाँ पर पहले पानी का एरिया था, यहाँ पे पानी था, दिस शैलो सी इज कॉल्ड एज टेथिस सी। A question is asked always that जहाँ पर जो हिमालय है वहाँ पर पहले कौन सा सी था, तो टेथिस सी था। ये शैलो वाटर सी था, इसमें डिपोजिशन होता रहा। तो जहाँ पर आज हम बैठे हैं, जो खासतौर से जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का एरिया है, वो जो एरिया है, और गंगा का जो एरिया है, वहाँ पर एक गड्ढा था पहले, जहाँ पर जो फिलअप हुआ है धीरे धीरे डिपोजिशन से, और अब जो ये एल्यूवियल सोइल बन गई है जो जहाँ पर हम खेती करते हैं, तो ये बहुत लेट बना है। और देखिए प्लेट अभी भी मूव करती जा रही है, तो ये स्टेबल एरिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ये वाला एरिया जो है सबसे स्टेबल है इंडिया का, और सबसे प्राचीन भी है। ये बाद में बना है। और हिमालयन का एरिया जो है, जो हिमालय पर्वत जो यहाँ बन रहे हैं, ये देखिए ये जो मिट्टी है, ये आगे जाके पुश होके ये हिमालय के नीचे से जो है इसका साइज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो है हमारा थोड़ा बेसिक हो गया, हम इसको समझ पाए कि ये एरिया सारे कैसे बने हैं इंडिया के। तो स्टेबल एरिया हमने देख लिया है कैसे है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इसका नया कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इंडियन प्लेट जब मूव होने से पहले जो है ना साउथ में थी, और इतनी सारी देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज वर, एंड दिस इज मेडागास्कर। दिस मेडागास्कर जो द्वीप है वो अफ्रीका के साइड में आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में। तो ये साउथ में जो ये सारा लैंड जुड़ा हुआ था, तो इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है वाज पार्ट ऑफ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इंडिया वाज इन एंशिएंट टाइम वाज पार्ट ऑफ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड इज द साउदर्न मास, जिसमें बहुत सारे कंटिनेंट जुड़े हुए थे। बाद में वो मूव करते हुए इंडियन प्लेट आगे सरकने लगी, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर चली गई, अंटार्कटिका नीचे चली गई। ठीक है, तो ये इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इसके अलावा देखिए, जो क्योंकि इंडिया जो है साउथ में था, तो यहाँ पर ये इंडियन प्लेट जो है जब मूव करती है, और यहाँ पर 0 डिग्री, जो आज के समय की 0 डिग्री वो है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश भी ज़्यादा होती है। जब इंडियन प्लेट यहाँ पर पहुँची, तो यहाँ पर लाखों सालों तक इंडियन प्लेट जो है इससे गुजर रही थी। इसकी वजह से यहाँ पर जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा वन बने,
जिनको रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और वो रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया जो है धरती में हलचल होने की वजह से नीचे दब गए। इसी वजह से जो आज के टाइम पे इंडिया में मैक्सिमम कोल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, वो गोंडवाना काल का ही है। इस टाइम पे ये नीचे दब गए थे और लाखों सालों तक नीचे दबे रहे ये वन, उससे कोयला बना है। तो गोंडवाना लैंड का मैक्सिमम कोयला जो हमारा गोंडवाना काल का है, और इंडिया जो है गोंडवाना का पार्ट था। ऊपर वाला पार्ट है वो अंगारा लैंड था। अच्छा, इससे भी पहले की बात करें तो देखिए ग्लोब पर पहले सारे कंटिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसको पेंजिया कहते हैं, ठीक है। और इसको जो एक ही ओशियन था उसको कहते थे पेंथलासा। फिर इसमें दो डिवीजन हो गया, एक साउथ की तरफ चला गया, इसको अंगारा लैंड कहते हैं, और इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। सो ये इंडिया की हिस्ट्री है, एंशियंट जो हिस्ट्री है, प्लेट टेक्टोनिक के जरिए हम इसको पढ़ चुके हैं। देखिए फिर से मैं पेंजिया को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पेंजिया में देखिए ये साउदर्न पास्ट, पहले ये जुड़ा हुआ था सारा का सारा, ठीक है। जब ये मूव नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर इन्होंने अपनी मूवमेंट दूसरी दिखाई है। इंडियन प्लेट देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। 0 डिग्री को क्रॉस करेगी तो यहाँ पर इस पे जो है बहुत सारे वन होंगे, और वो वन जो है धीरे धीरे जमीन नीचे धंस जाएगी, नीचे दब जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है आज जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना लैंड का मैक्सिमम कोयला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट। चलिए हम उन सारे फिजिकल जो डिवीजन है उस फिजिकल डिवीजन का जो है एक पार्ट ले लिया हमने, कोस्ट एरियाज को हम स्टडी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ तट, देखिए ये इंडियन कोस्ट है, ठीक है। और हमारा इंडियन जो सी कोस्ट है वो गुजरात से शुरू हो जाता है। तो हमने बताया था कि ये जो हिस्सा है ये सौराष्ट्र है और ये वाला काठियावाड़ है। पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा है, अगर देख लीजिए। अब आपको हमारे वीडियो स्टार्टिंग से देखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, तो वो बेसिक सारे आपको बार बार काम आएंगे नेक्स्ट वीडियो को समझने में। तो ये काठियावाड़ कोस्ट है। उसके बाद यहाँ से गुजरात से लेकर गोवा तक का जो कोस्ट होता है उसको कहते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये हो गया गोवा तक का, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा तक का जो कोस्ट है उसको कहते हैं कोंकण कोस्ट, एमएच से महाराष्ट्र से। और ये गुजरात का कोस्ट है जो, इसको कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद गोवा से कर्नाटक का एक स्थान है मंगलोर, इसको कहते हैं केनारा कोस्ट इन इंग्लिश एंड कन्नड़ कोस्ट इन हिंदी, ठीक है। उसके बाद मंगलोर से लेकर तमिलनाडु का जो कोस्ट है इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। मलयालम भाषा यहाँ बोली जाती है इसलिए मालाबार कोस्ट। केरल कोस्ट खासतौर से, और थोड़ा सा कर्नाटक का पार्ट। तो ये मंगलोर से है, गोवा के और मंगलोर के बीच में कनारा कोस्ट हो गया। मंगलोर से तमिलनाडु के बीच में जो है मालाबार कोस्ट हो गया। तो हम देखते हैं ये कौन सी साइड है, वेस्ट है, और ये वाली कौन सी है, ईस्ट साइड है। तो इसने क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए काठियावाड़ कोस्ट जो है हमने देख लिया, ये रहा, तो ये तो है, हमने नहीं है ढूंढना है। कोंकण कोस्ट ये रहा, कोंकण कोस्ट भी पश्चिमी तट पे है, ये भी ठीक है। उसके बाद मालाबार कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट मिल गया हमें पश्चिमी तट पे, ये भी ठीक है। अब कोरोमंडल इस पे कहीं पे नहीं मिला, तो हमारा सही आंसर हो गया कोरोमंडल नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। द क्वेश्चन इज, देखिए इसको देख लेते हैं एक बार, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये देखिए ये है काठियावाड़ कोस्ट, ठीक है, महाराष्ट्र तक का, यहाँ तक का। और यहाँ गुजरात से लेकर ये जो गोवा है यहाँ तक का कोस्ट है उसको कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हम मूव कर रहे हैं गोवा से लेकर, और ये कर्नाटका हो गया, कर्नाटका का मैंगलोर, यहाँ तक के कोस्ट को कहते हैं कन्नड़ा कोस्ट, ठीक है। उसके बाद इसके बाद का जो एरिया है उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। मालाबार मलयालम, इसे आप कनेक्ट कीजिए, मलयालम भाषा है केरल की। उसके बाद अगर इधर वेस्ट के कोस्ट की अगर बात करें तो देखिए वेस्ट का कोस्ट जो है ना, देखिए आप थोड़ा सा इसको मैं बताना चाहूँगा कि इधर वाला कोस्ट जो है ना कम इसकी विड्थ कम है इन कंपैरिजन टू दिस कोस्ट, इसकी विड्थ जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाली विड्थ जो कोस्ट की ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईस्ट कोस्ट की विड्थ ज़्यादा है या वेस्ट कोस्ट की विड्थ ज़्यादा है। तो ईस्ट कोस्ट की जो है विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जो ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स जो हैं, सॉरी पूर्वी घाट है, ये कोस्ट से थोड़ा दूर है,
ठीक है। और इस तरफ बहुत सारी नदियाँ आती हैं तो बहुत सारा डिपोजिशन करती हैं, तो ये कोस्ट का एरिया जो है इस वजह से ज़्यादा है। इधर जाने वाली नदियाँ कम है, इसलिए ये कोस्ट जो है थोड़ा सा जो है इन कंपेरिजन टू ईस्ट कोस्ट ये थोड़ा सा विड्थ इसकी कम है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम वेस्ट ईस्ट कोस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिवीजन। तो ये जो कोस्ट तमिलनाडु का कोस्ट है, दिस कोस्ट इज कॉल्ड एज कोरोमंडल कोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये कोरोमंडल कोस्ट तो ये मान लीजिए बहुत फेवरेट है, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो कोरोमंडल कोस्ट के बारे में पूछता है कि विच इंडियन कोस्ट रिसीव रेनफॉल इन विंटर, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन समर। तो कोरोमंडल कोस्ट पे समर में नहीं होती है, यहाँ विंटर में होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फेवरेट कोस्ट पेपर में आता है, पीआरटी डीएसएस में आया था और बहुत सारे पेपर्स में जो है आता रहता है। तो एक कोरोमंडल ही कोस्ट ऐसा है जहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है, यहाँ गर्मियों में रेनफॉल नहीं होती। ये क्यों होता है ये अब हम अभी नहीं बता रहे हैं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं कि जो मानसून पवनें आती हैं, तो ये मानसून पवनें इधर से आ रही थी, ठीक है। इसकी एक ब्रांच इधर चली जाती है और एक दूसरी ब्रांच इधर चली जाती है। तो ये ब्रांच तो इधर टकरा जाती है वेस्टर्न घाट से, तो बहुत ज़्यादा बारिश करती है। लेकिन ये ब्रांच जो है पैरेलल निकल जाती है और इसकी वजह से यहाँ पे गर्मी में साउथ वेस्ट मानसून से जो है बारिश नहीं होती। और सर्दी में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तब वो इससे टकराता है, तब वो बारिश होती है। इसको हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा इसको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये मानसून में डिटेल में आपको करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो कोस्ट है उसको आंध्रा कोस्ट कहते हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक का जो कोस्ट है उसको उत्कल कोस्ट कहते हैं। जैसे आप जनगणमन में बोलते हैं द्राविड़ उत्कल बंगा, तो द्राविड़ का हिस्सा कौन सा, ये साउथ का हिस्सा द्राविड़, ठीक है। उसके बाद ये वाला सारा हिस्सा द्राविड़ बोलते हैं इसको, उत्कल, और फिर ये बंगाल, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्कल कोस्ट हो गया। और उत्कल कोस्ट और आंध्रा कोस्ट को मिला के कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने हो गई। इस स्लाइड से रिलेटेड जो है कोस्ट से रिलेटेड हमने देख लिया है डिवीजन, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों ही देख लिए। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। वेस्ट वाला जो है थोड़ा सा कम विड्थ वाला है, ये ज़्यादा विड्थ वाला है। इधर ज़्यादा नदियाँ आती हैं, ये थोड़ा चौड़ा है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए इसकी विड्थ भी ये आ जाता है। एनालिसिस क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से ये बात ठीक है या नहीं, कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो देखिए एक बार कुछ लेक्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है। दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट लेक अगर पूछे तो यही है। उसके बाद पूछे लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक इज आल्सो चिल्का लेक, ठीक है। खारे पानी की झील सबसे बड़ी पूछी जाए तो वो भी चिल्का ही है। उसके अलावा एक और लेक है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, ये काउंट करते हैं इसको आंध्र प्रदेश में। चिल्का लेक जो है इसके अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। उससे जो है मिसाइल टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। मिसाइल जो छोड़ी जाती है इस कोस्ट से और वो समुद्र में आगे रेंज देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है, या कोई टारगेट रख दिया जाता है, कोई छोटी मोटी बोट, और उसको वो हिट करती है तो देखा जाता है कि उसकी एग्जैक्ट जो है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये चिल्का लेक में अब्दुल कलाम आइलैंड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए पुलिकट लेक है, इसमें श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो इसी के अंदर है और यहाँ से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है यहाँ से इस द्वीप से वो छोड़े जाते हैं, क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। लेकिन आइलैंड जब हम लेक्स करेंगे तो इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, अब क्वेश्चन आ गया है कि बाय व्हाट नेम इज ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडियन इज नोन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। देखिए कोंकण कोस्ट तो हो गया हमारा, कोंकण हमने देखा था महाराष्ट्र और गोवा तक का था, तो ये तो वेस्ट की तरफ हो गया। और इसने पूछा है ईस्ट, कोंकण कट गया। मलाबार ये वाला है तो ये भी कट गया। दीघा तट कहीं हमने अभी पढ़ा नहीं। कोरोमंडल कोस्ट हमने बताया था वेस्ट की तरफ तमिलनाडु का कोस्ट है जहाँ पे रेनफॉल इन द विंटर होती है। तो हमारा सही आंसर हो गया कोरोमंडल कोस्ट इज द राइट आंसर, दैट इज इन द ईस्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज कोंकण कोस्ट एक्सटेंडेड। तो कोंकण कोस्ट जो है वो कहाँ कितना दूर तक एक्सटेंड किया है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो गोवा से कोची तक है, गोवा से दीव तक है, गोवा से दमन तक है, या गोवा से मुंबई तक है। तो हमने ये देखना है कि ये जो देखिए दमन और दीव जो है, दीव तो गुजरात में हो गया। चलिए देख लेते हैं, मैं इसको अच्छे से बता ही देता हूँ आपको।
दीव यहाँ पर है और दमन है यहाँ पर, ठीक है। तो दमन से महाराष्ट्र की शुरुआत हो जाती है और ये यहाँ तक गोवा तक जो है ये जो कोस्ट है, तो ये दमन से गोवा तक का जो कोस्ट है दिस इज कॉल्ड एज कोंकण कोस्ट, ठीक है। मुंबई तो बहुत नीचे से आ जाती है, तो वो मुंबई यहाँ पे आ जाती है, तो इतना सारा एरिया छूट जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। दीव क्योंकि गुजरात में है, देखिए यहाँ पर है, तो ये काठियावाड़ कोस्ट का पार्ट हो गया, तो दीव वाला कट गया। कोची बहुत नीचे, कोची इज सिचुएटेड इन केरला, तो कोची हमने तो गोवा और मंगलोर यानी कि KNK में जो मंगलोर है वहाँ तक का कोस्ट काउंट कर लिया था, कन्नड़ कोस्ट, तो कोची तो बहुत नीचे हो गई, तो ये वाला तो मालाबार में पार्ट आ जाएगा, तो ये भी कट गया। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, गोवा से दमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो इनमें से जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो किस वजह से उत्पत्ति हुई, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि उसकी उत्पत्ति हुई है कोरल आइलैंड, कहते हैं इनको कोरल आइलैंड्स, ठीक है। कोरल एक जीव है जो कि मूव नहीं कर सकता, ठीक है, अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट वो करता है, सिक्रेट करता है। जब ये मर जाता है तो ये इसकी डेड बॉडी के ऊपर इसकी नई जनरेशन जो है वो पैदा होती है, फिर नई जनरेशन ऐसे करके एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। मूंगे की चट्टाने भी कहते हैं, मूंगे की अंगूठी वगैरह, ज्योतिष वगैरह आपको सजेस्ट करते हैं पहनने के लिए, ठीक है। कोरल आइलैंड है कौन से, ये लक्षद्वीप। और देखें हमने अंडमान और निकोबार का बताया था कि ये हिमालयन ओरिजिन से है, लेकिन इनके भी जैसे ये आइलैंड है इसकी फ्रिंजेस पे कोरल्स जो हैं वो डेवलप हो रखे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा सही आंसर क्या हो गया, प्रवाल जो है उससे जो है लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है विच ऑफ द देयर आर 2 वोल्केनिक आइलैंड लोकेटेड इन द इंडियन रीजन, तो इंडियन रीजन में 2 वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। कौन से हैं, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप जो हमने देखे थे ऑन द ईस्ट साइड इन द बंगाल बे ऑफ बंगाल, तो उसमें जो है 2 आइलैंड आपको दिखाई देंगे, ठीक है। थोड़ा म्यांमार की तरफ चलते हुए बैरन आइलैंड एंड द नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। ये दोनों ही ज्वालामुखी आइलैंड है जो ज्वालामुखी से लावा निकलने से बने हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि वैसे तो ये वोल्केनिक है, दोनों के दोनों ओरिजिन इनका वोल्केनिक है, लेकिन इनमें से पूछे कि कौन सा अभी भी एक्टिव है, तो नारकोंडम इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ठीक है। और ये जो है ये इनएक्टिव है, काफ़ी हजारों सालों से इस पे कभी वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है, तो इसको जो है इनएक्टिव कहा जाता है और इसी एक्टिव कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ पर, एग्जाम के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर माउंटेन्स रीजन, देखिए इसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश की है। माउंटेन्स जो होती है इसको इसने काउंट किया है 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंदर। तो देखिए 2 माउंटेन्स को काउंट करते हैं, एक माउंटेन्स होती है जो कि 600 मीटर से स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद दूसरा रीजन काउंट करते हैं वो 2135 से। इन दोनों को मिला के हमने बताया था कि टोटल 29.7% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय माउंटेन्स। तो इन्होंने हमसे पूछा है ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा 18%। और देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे, देख लीजिए ये 29 पॉइंट समथिंग जो है पहुँच जाएगा, ठीक है। 29.3, सॉरी ये 7 मैंने लिख दिया, ये 3 है, 29.3, ठीक है। ये दोनों को जोड़े थे माउंटेन्स टोटल हो गई, लेकिन ये वाली माउंटेन जो इसने पूछी है वो इतना % है, और ये वाला पार्ट देखे तो ये पेनिनसुलर एरिया जो है वो इतना % है, और ये वाला पार्ट देखे तो ये प्लेन का एरिया है। तो तीनों चारों क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, इसको रखेंगे ध्यान, 3 ही फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार। तो ये देखिए संपूर्ण भारत का हमारा आंसर ये हो गया, इन दोनों को जोड़ के ये आंसर हो गया संपूर्ण भारत का, ठीक है। ये हो गया प्लेन का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ होल ऑफ इंडिया इज फाउंड इन द प्लेटू। तो अब देखिए फिर से हमें वही रिपीट कर रहे हैं, ये हो गया टोटल एरिया का माउंटेन्स का, और ये दोनों हो गया कौन सा, ये 2135 मीटर से ऊपर वाली माउंटेन्स है और ये उससे नीचे वाली माउंटेन्स है, ये दोनों हो गया माउंटेन्स का। इन दोनों को जोड़े तो 29.3 हो जाता है, जो कि यहाँ इन्होंने लिख दिया है। अब हमारा ऑप्शन बच गया बस ये,
ये वाला ऑप्शन हमारा प्लेचू को शूट करेगा। प्लेचू जो पठार का एरिया है खासतौर से, वो एरिया जो है वो हमारा कंस्टिट्यूट करता है कौन सा, 27.7%। ठीक है, तीसरे नंबर पे है। पहले पे कौन है, प्लेन एरिया, दूसरे पे कौन है, माउंटेन एरिया, और तीसरे पे कौन है, द प्लेचू एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये भी आंसर हमको कई बार रिपीट कर लिया हमने। तो दिस वन कंस्टिट्यूट द मैक्सिमम एरिया द फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट है, प्लेन एरिया है जो कि कंस्टिट्यूट करता है। और प्लेन एरिया हमने देखा था कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो है हम देखते हैं कुछ गुजरात का हिस्सा भी इसके अंदर है, और हमने कोस्टल एरिया का प्लेन्स भी इसके अंदर इंक्लूड किया था। तो ये मैक्सिमम एरिया कंस्टिट्यूट करता है, बिल्कुल ये सही हो गया। इन ऑप्शन को देखें तो ये प्लेचू का पार्ट हो गया तीसरे नंबर पे जो है, और ये दोनों जो मिलके बनाते हैं द माउंटेन्स एरिया सेकंड नंबर पे, और दोनों को जोड़े तो 29.3% हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा है, ये 2135 मीटर वाला है, और इससे नीचे की माउंटेन्स वाला ये है जो कि इस तरफ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। ये वाला जो एरिया है इसकी हाइट थोड़ी कम है, 2135 मीटर से कम है। ठीक है, ये वाला हिमालयन रेंज में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, आपको एक पार्ट हमने कोस्टल पार्ट को करवाने की कोशिश की और फिजिकल डिवीजन का जो है मोटा मोटा बता दिया कि ये डिविजन्स बने कैसे हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जो हिमालयन रेंज है वो तो इंडियन प्लेट जो आगे बढ़ती जा रही थी और यूरेशियन प्लेट से आगे टकराई, तो ये बीच का एरिया जो टेथिस सी है, इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह इकट्ठी हो रही थी, ये प्रेशर से जो है हिमालयन माउंटेन के रूप में बना। और जो ये जो खड्डा अभी यहाँ पे था दोनों प्लेट्स के बीच में, हमने देखा था ये जो खड्डा था, ये प्लेट्स देखिए ओशन पार्ट नीचे जाता जा रहा है और ये प्लेट्स आगे मुड़ रही है। यहाँ पे विंध्य पर्वत है, यहाँ पर ट्रांस हिमालयन की रेंजेज हैं, काराकोरम वगैरह, तो यहाँ पर 3 रेंजेज हिमालय की बन गई। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये है जो अभी जो मैदानी एरिया है, यहाँ मिट्टी जो डिपॉजिट हो गई है, इसकी वजह से ये पार्ट भी ऐसे बना। ये वाला स्टेबल पार्ट है और ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का। ठीक है, जो कि एंशिएंट टाइम से जो है मूव कर रहा है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट रहा है और ये अंगारा लैंड का पार्ट रहा है। तो सारा कुछ रिविजन हमारा हो गया। उसके अलावा कोस्टल प्लेन्स में मैंने बता दिया था कि नदियों की मिट्टी से ये कोस्टल प्लेन्स बने हुए हैं। इधर वाले जो कोरल हैं वो लक्षद्वीप है, ये कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल की मदद से बने हैं। और ये अंडमान निकोबार हैं, ये जो है जो हिमालयन का ही एक्सटेंशन है, जो कि इंडियन प्लेट जब इधर आके टकराती थोड़ा पार्ट ये भी हिमालय के रूप में उभरता है जो समुद्र के नीचे है। इसके अलावा मैंने 2 आइलैंड बताए, नारकंडम और बैरन। ठीक है, दोनों ही वोल्केनिक आइलैंड है इंडिया के। इसके अलावा नारकोंडम जो है अभी भी एक्टिव है, जहाँ से लावा निकलता रहता है, और बैरन ऐसा है जहाँ से काफ़ी टाइम से ये इनएक्टिव है, सुषुप्त कहते हैं हिंदी में, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये जो है अभी दोनों ही आइलैंड है। तो लगभग हर चीज़ हमने रिवाइज भी कर ली। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपकी फीडबैक से हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है। अगर हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो मैं बताता हूँ आपकी फीडबैक कैसे हेल्प करती है। ठीक है, आपकी फीडबैक कैसे हेल्प करती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आसमा बेगम नाम से जो है एक स्टूडेंट है, हमारे चैनल को जो देखते हैं, उन्होंने हमारी एक मिस्टेक बताई कि मैंने आपको बताया था ये कि लार्जेस्ट एरिया को अगर हम याद रखना चाहते हैं, मैंने बताया आपको ये। ठीक है, और इसमें मैंने कहा सबसे ज़्यादा रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना, फिर यूएसए। उस बच्चे ने बताया कि रशिया, कनाडा। तो हमने ये जो शॉर्टकट आपको दिया, इसको डिजाइन करते हुए जल्दी में गलत बता दिया। तो रशिया, चाइना एंड यूएसए, रक्कुबाई नहीं है, रकुकबाई है। इसको ऐसे याद रखें, रशिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, यूएसए और चाइना। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि 2.4% लैंड एरिया जो है वर्ल्ड का लिए हुए है। तो ये सीक्वेंस याद रखें, ये बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने पूछा हमें कि गोवा की कोस्ट लाइन और वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन में उसको थोड़ा सा डाउट हो गया कि शायद वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन जो है वो बड़ी है। तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके जो सुंदरबन का पार्ट है, उसके आइलैंड्स को भी साथ में जोड़ते हैं, तो ये इसकी कम नहीं है। गोवा ही इज़ द राइट आंसर। तो आपके फीडबैक जो हमें मिलते हैं वो आपके और हमारे दोनों के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। कन्फ्यूजन माइंड में आना अच्छी बात है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अवॉइड करें नेगेटिव पीपल्स को, जो आपको कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, कोई जॉब नहीं है, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दुनिया भर की जॉब्स हैं आपके लिए, ध्यान रखना, दुनिया भर की जॉब्स हैं।
और दुनिया भर की जॉब्स आ रही हैं। आपके लिए एक जॉब नहीं, बहुत सारी जॉब आप लेने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। किसी एक जॉब के पीछे मत भागिए, जितने भी फॉर्म निकलते हैं और आप उसमें एलिजिबल है उसमें उसको भरते रहिए, ताकि आपको दूसरे तीसरे मंथ जो है कोई एक टारगेट मिलता रहे और उससे आपको पता चलता रहे कि एक्चुअली आपकी तैयारी कहाँ पर है और कहाँ पे कमी है। आप एक साल में एक ही टेस्ट देंगे तो आप पूरे साल का प्रेशर यहाँ पे जाके नर्वस हो जाते हैं और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। पूरे साल की तैयारी जो है वो आपके लिए जो है एक दिन में उसको निचोड़ निकालना आप पे प्रेशर आ जाता है। तो आप जो है अपने माइंड को खाली भी करते रहिए, बीच बीच में टेस्ट दीजिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है और हेल्दी खाना खाना है। ठीक है, हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, और दूध वगैरह दही वगैरह ज़रूर आपके डाइट में होने चाहिए अगर आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज माइंड स्लो हो जाएगा, माइंड जो है पिकअप नहीं कर पाएगा। लिक्विड जूस ये चीज़ें फ्रूट्स वगैरह आपकी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, आपसे विदा लेते हैं। आप ज़रूर बताइए ये कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, आप अपने जो दोस्त हैं जो कि या आपके परिवार में कोई स्टडी कर रहा है और आपको ये वीडियो जो है हमारे अच्छे लग रहे हैं तो उनको सजेस्ट कीजिए हमारे चैनल से जुड़े। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, जितने ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे हम उतना ही और ज़्यादा एफर्ट करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।